जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या एक कारण है? च्यूएबल टोबैको, गुटखा, खैनी, वो सब इंडिया में ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। कैंसर में अगर किसी भी परिवार में किसी को कैंसर हो जाए या मोर्टलिटी हो जाए, किसी डेथ हो जाए, तो सभी लोग घबरा जाते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैमिली में किसी को कैंसर हुआ, इट इज़ एन इंटरप्ले ऑफ किस प्रकार का कैंसर हुआ, ओके, कितनों को हुआ, किस उम्र में हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ अनप्लग्ड विद डॉक्टर पराग के नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी एक समस्या और कहीं बीमारी पूरे समाज में बढ़ती जा रही है, कैंसर के बारे में। अगर हम बात करें तो लेटेस्ट डाटा एनसीपी के जो हैं उसमें हर 7 में से एक शख्स कैंसर की बीमारी से ग्रसित है। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हैं सुप्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे। डॉक्टर प्रफुल्ल की ट्रेनिंग एम्स में हुई है और उनका कैंसर के बारे में बहुत ही गहन अनुभव और अध्ययन रहा है। वेलकम डॉक्टर प्रफुल्ल। थैंक यू सर। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या एक कारण है? मतलब क्या रीज़न है हमारी इंडिया में इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं? सर, काफ़ी कारण है केसेस बढ़ने का। कुछ कारण है जिनका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मरीज़ पकड़ पा रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कौन से लक्षण कैंसर के हो सकते हैं, तो वो जल्दी अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ी है सरकार के द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, है ना। और जो नई पीढ़ी है वो एजुकेटेड ज़्यादा है, वो अवेयर ज़्यादा है, तो उनको भी पता है कि किस लक्षण की वजह से हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत है। ये एक हिस्सा हो गया। एक हिस्सा, ओके। ये वो हिस्सा हो गया जिससे अगर असल में कैंसर का रिस्क उतना ही होता तो भी नंबर बढ़ते। एग्जैक्टली। उसके अलावा इंडिया में स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग। WHO के नंबर्स के हिसाब से इंडिया ऑलरेडी अमंग्स द हाईएस्ट स्मोकिंग नेशंस है। और हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है स्मोकिंग की वो और बढ़ रही है एज अपोज टू वेस्टर्न नेशंस, जहाँ पे वेपिंग और ई सिगरेट का प्रचलन ज़्यादा है। एग्जैक्टली, राइट। च्यूएबल टोबैको, गुटखा, खैनी, वो सब इंडिया में ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इंडिया में मोटापा और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा बढ़ रही हैं लाइफस्टाइल के कारण, खासतौर पे मिडिल क्लास में। वो एक कारण हो गया है। और उसके अलावा ये दिक्कत भी है कि हवा का प्रदूषण हमारे लिए दिक्कत है, ज़मीन का प्रदूषण हमारे लिए दिक्कत है। इस सब से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, PM 2.5, PM 10, ये चीज़ें भी कैंसर को बढ़ावा देती हैं। कितना बढ़ावा क्या दे रहा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन सारी चीज़ें अगर हम मिला लें तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से आपने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी हुई कि दिल्ली अब दुनिया का कैंसर कैपिटल भी बोला जा रहा है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग मेल्स, फीमेल्स, किस टाइप के कैंसर्स हैं? तो सर, जो ICMR का डेटा है, जो इंडियन कैंसर हिस्ट्री के हिसाब से है, उसके अनुसार 7 में एक भारतीय तो कैंसर होगा। मतलब अगर आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जीवन शैली में रफली टिल द एज ऑफ 70 to 75 7 में किसी एक को किसी न किसी प्रकार का कैंसर होगा, एज कंपेयर टू ग्लोबल डेटा, जहाँ पे नॉन वेस्टर्न नेशंस यानी इंडिया, चाइना, जापान, वियतनाम, इन देशों के बारे में बोला जाता है कि पैदा होने से 75 साल की उम्र तक कैंसर का रिस्क 10 में 1 में है। अच्छा, है ना। और उन 10 लोगों में 7 से 8 मरीजों की कैंसर द्वारा मृत्यु भी होगी, एज अपोज टू वेस्टर्न नेशंस, जहाँ पे 20 में 1 को है और 10 में 1 का मृत्यु का खतरा है। तो भले ही उनके मुकाबले हमारे कैंसर कम हो, लेकिन जिसको कैंसर हुआ उसकी कैंसर द्वारा मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग अस्पताल लेट पहुँचते हैं और यहाँ का इलाज उतना वेल डेवलप्ड नहीं है जितना हमारे वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स का है। नॉट टू मेंशन मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज़ इंश्योरेंस, जो हमारे लिए ट्रू नहीं है। ये भी एक रीज़न है, जो मॉर्टलिटी बढ़ रही है उसका रीज़न ये है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, अगर हम बात करें
जैसे मुझे याद आ रहा है कि अमंग मेल्स हेड एंड नेक कैंसर मोस्ट कॉमन है, अमंग फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर्स। Yes, इनमें ब्रेस्ट कैंसर amongst males, sir, head and neck cancer, because tobacco chewing is very prevalent, right. and then lung cancer Okay. is very common. Pancreatic cancer is surprisingly very common. Stomach cancer is common. Colon cancer is common. Okay. Women, on the other hand, breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, ये ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अगर हम दोनों जेंडर्स की बात करें, मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग मोर्टेलिटी वो लंग कैंसर ही है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, जैसे आपका हजारों पेशेंट्स आपने देखे होंगे, इसमें भी देखे, अब आप प्रैक्टिस में देख रहे हैं, तो इस कैंसर एक्चुअली अपने आप में नाम ही इतना खतरनाक है कि अगर एक बार डायग्नोज हो जाए या पता चल जाए तो एक मरीज़ भी और उसके घर वाले भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जाते हैं। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है और हम कैसे इस चीज़ को हम काउंटर कर सकते हैं, कैसे हम रिएश्योर कर सकते हैं मरीज को, घर वालों को, कि जो है बी पॉजिटिव, हैव करेज। तभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिविटी नहीं है पेशेंट के या घर वालों के अंदर तो रिजल्ट या प्रोग्नोसिस और पुअर हो जाता है। यस सर। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ, जैसे आपने बोला कि कितना उन पे प्रभाव होता है, तो प्रभाव कितना हो सकता है आप इस बात से सोचिए कि ओपीडी में जब भी किसी मरीज़ को कैंसर हमें पता चलता है तो आम तौर पे 10 में 9 मरीजों के रिश्तेदार ये बोलते हैं कि इन्हें मत बताइए, या फिर इन्फेक्शन बोल दीजिए, या कुछ और बोल दीजिए। क्योंकि कैंसर एक ऐसे, क्योंकि कई कैंसर है जिनका जड़ से इलाज करना संभव है। तब भी वो कैंसर वर्ड सुन के लोगों का मनोबल बहुत टूट जाता है। इससे डील कैसे करना है, करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दरअसल जब किसी को कैंसर हुआ तो उस पर बोझ क्या पड़ रहा है। एग्जैक्टली। कैंसर की डायग्नोसिस, कैंसर के लक्षण, कैंसर का इलाज, उसके साइड इफ़ेक्ट और उसकी वजह से जो आर्थिक तंगी आएगी, ये तो एक एस्पेक्ट है, राइट, है ना। हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं कि कैंसर एक मरीज़ की बीमारी नहीं है, एक परिवार की बीमारी। आप सोचिए, कोई अगर दूर से हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज कराने आ रहे हैं, मरीज़ जो झेलेंगे वो झेलेंगे, उसके साथ उनके जो अटेंडेंट हैं उनको उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना है। वो डॉक्टर नहीं है, उन्हें तब भी घर बैठ के न जाने कितनी चीज़ों में अपना दिमाग लगाना है कि मैं इस साइड इफ़ेक्ट का या इस कॉम्प्लिकेशन का क्या मैनेज करूँ, क्या ये ऐसी इमरजेंसी है जिसके लिए मैं अस्पताल जाऊँ, या क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे लेवल पे मैनेज हो सकती है, क्या मैं फ़ोन कॉल करूँ, क्या मैं आसपास के अस्पताल जाऊँ। कई छोटे शहरों में लोकल हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स को लेने से मना कर देते हैं, ये बोल के कि जहाँ पे आपका इलाज चल रहा है आप वहीं पे लेके जाइए। दूसरी चीज़, कैंसर का इलाज इज़ अमंग्स द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स एंड दिस इज़ ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट। फिर आप आते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। जो मरीज़ है उसकी जॉब छूटी, उससे कितना आमदनी का नुकसान हुआ। जो मनुष्य उनके साथ इलाज कराने जा रहा है तो वो छुट्टी लेने के चक्कर में या वो नौकरी के नुकसान में उनका कितना आर्थिक नुकसान होने वाला है, राइट, है ना। ये सारी चीज़ें हमें फैक्टर में लेनी होती हैं, और इसमें अगर हमें उनका ये स्ट्रेस ख़त्म करना है या कम से कम करना है तो कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले कैंसर का इलाज एक तरफ, लक्षण का इलाज दूसरी तरफ। एग्जैक्टली। लंग कैंसर पेट सीटी पे सूखे ना सूखे मरीज को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर उसको गांठ की जगह पे दर्द हो रहा है और आपने उसका निवारण नहीं किया तो उसके हिसाब से सामने वैसी है, वैसी की वैसी। सबसे पहले आप मरीज का इलाज करिए, रिपोर्ट का इलाज मत करिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दूसरी बात, सामने वाले की बात सुनिए, सामने वाले की आर्थिक स्थिति के बारे में चीज़ें सुनिए और उसके हिसाब से इलाज करिए। हो सकता है पेट सीटी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके मुकाबले एक नॉर्मल सीटी 90% इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन एक 5000 की जांच और एक 30,000 की जांच में उसमें के लिए ज़मीन आसमान फर्क पड़ेगा। तो आप सीटी लिखिए। हर मरीज़ को आप सेम इलाज सेम जांच नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात करें। जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमें ये सिखाया गया था, हमारे प्रोफेसर ये कहते थे कि इन्वेस्टिगेशन तभी कराओ जब आपको कोई एडेड एडवांटेज मिली, जब आपका ट्रीटमेंट कोर्स चेंज हो रहा है। अगर वही ट्रीटमेंट रहना है तो कोई मेरे ख्याल से बात है। मैं ये जांच करा रहा हूँ, ये जांच पॉजिटिव आई तो मैं ये इलाज दूंगा, नेगेटिव आई तो भी मैं यही इलाज दूंगा। तो फिर जांच का कोई मकसद नहीं है। एग्जैक्टली। और एक रीज़न और मुझे लगता है कि कैंसर का जो अभी ट्रीटमेंट है वो बड़े शहरों तक सीमित है, बड़े अस्पतालों में सीमित है, जहाँ डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बढ़ जाता है। तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंसिडेंट्स बढ़ रही है कैंसर्स के, कोशिश करनी होगी पूरी कम्युनिटी को, डॉक्टर कम्युनिटी को, इवन सरकार को,
कि छोटे शहरों में भी कैंसर की फैसिलिटीज़ डेवलप हों, ताकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 30-40-50% तक आ जाएगा उसका। काफ़ी कम हो सकता है सर। और इसमें ये भी आवश्यक है कि हम हमेशा ये कम्युनिकेट करें कि जो हम इलाज दे रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है? अगर हमारा इंटेंट क्लियर है पेशेंट के लिए हाँ। तो काफ़ी राहत उन्हें उसी बात से आ जाती है ना। अगर आप किसी को बोलो कि ये पेशेंट है, ये बीमारी है, इसके लिए आपको इम्यूनोथेरेपी लगेगी, ये उस दवाई का कॉस्ट 3-3.5 लाख है और आपको लेना पड़ेगा, लोग हो सकता है अपना घर बार ज़मीन बेच दें। लेकिन अगर आप बताओगे कि वो 3-3.25 लाख की दवाई ऐड करने के बाद भी आपके पेशेंट को, आपके जो भी हैं रिलेटिव हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, उनको बस 1.5 से 2 महीने का फ़ायदा होगा सर्वाइवल में। Exactly. और हम ये दवाई लिखते या ना लिखते, ये बीमारी जड़ से रोग मुक्त नहीं होने वाली, उनका डिसीजन बदल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखोगे कि इस इलाज से हमें क्या उम्मीद है और ये ऑप्शन जो हम आपको दे रहे हैं महंगा या सस्ता, इसके मुकाबले इससे एक ऑप्शन नीचे जाने के बाद आप एक्चुअली क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, लोगों के डिसीजन बदल जाएंगे। क्योंकि कई बार जब हम सबसे महंगा इलाज दे देते हैं या सबसे ऐसा इलाज देते हैं जिसका आर्थिक तंगी उन पर बहुत ज़्यादा हो, तो लोग सोशल प्रेशर में आके भी उस चीज़ को हाँ बोलने का प्रयास करते हैं कि आसपास वाले ये ना बोलो, बताओ अपनी मम्मी का इलाज नहीं करवा सकते उसके। बट आप पेशेंट आपके सिर्फ वो लोग नहीं है, पेशेंट वो पूरे फैमिली आपकी पेशेंट है। यू आर डूइंग अ डिससर्विस अगर आपने उनके फाइनेंसेस पूरे ड्रेन कर दिए इन एक्सचेंज फॉर आउटकम चेंज नहीं हो रहा उसका, जिसकी वजह से आउटकम चेंज नहीं हो रहा। राइट, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग रेजिडेंसी कर रहे थे तो मेडिकल कॉलेज में पुअर पेशेंट्स आते थे, तो इंसिडेंटली सपोज 70-75 ईयर्स के कोई पेशेंट है, उससे इंसिडेंटली लंग कैंसर डायग्नोज हो, मतलब सस्पेक्ट करा, तो हम लोग बात करते थे अपने प्रोफेसर से, बहुत जेन्युइन लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत जेन्युइन प्रैक्टिस थी कि सर बता देते हैं कि अम्मा तुम्हें ये जो है कैंसर, कि बता दो कि बेटा क्या होगा उससे, इसके बेचारे की झोंपड़ी और पशु ही बिक जाएंगे, इसलिए मत बताओ, बताओगे तो भी उतना ही सर्वाइव करेगा, नहीं बताओगे तो भी उतना ही सर्वाइव करेगा। हालांकि अब एडवांसमेंट की अगर हम बात करें पिछले 20-25 साल में, तो काफ़ी एडवांसमेंट आया है। ऐसा नहीं है कि हम टोटली रियलिस्टिक व्यू रखें इस बारे में, कीमोथेरेपी में भी और इवन रेडियोथेरेपी भी, टारगेट थेरेपी में बहुत एडवांसमेंट आया है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कीमोथेरेपी भी एक थोड़ा सा मिथ है कि कीमोथेरेपी नहीं झेल पाएंगे या कमज़ोर हैं, इस चक्कर में बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो ट्रीट हो सकते हैं और काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो सकती है उनकी ग्रोथ, वो भी लोग नहीं कराते। तो क्या एडवांसमेंट, रिसेंट एडवांसेस आए हमारे उसमें पिछले 15-20 साल में, ओरल कीमोथेरेपीज़ भी आई हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कीमोथेरेपी क्या है और कहाँ से आई। कीमोथेरेपी आयरॉनिकली, आप सरप्राइज होंगे, आई थी वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ पे मस्टर्ड गैस यूज़ होती थी दूसरी तरफ के सिपाहियों की सांस रोकने के लिए, मीक्लोरेथेमिन बोलते थे। उस समय पे चमड़ी का कैंसर बहुत कॉमन था। और वहाँ के डॉक्टरों ने देखा कि जो मस्टर्ड गैस झेल के आ रहे हैं सरहद से, उनकी वो गांठें सूख गई। वहाँ से पहली कीमोथेरेपी पता चली कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कैंसर सुखाने की संभावना रखते हैं। वहाँ से डेवलपमेंट आगे बढ़ा। सीधी भाषा में कीमोथेरेपी वो दवाई है जो आपके शरीर के लिए जहर है, लेकिन कैंसर सेल के लिए ज़्यादा जहर है और नॉर्मल बॉडी के लिए काफ़ी कम जहर है। कैंसर एक तरीके से कुछ नहीं है, आपके शरीर का एक सेल है जिसका ब्रेक फेल हो गया। हम सबके सब 2 सेल से बने हैं, एक मम्मी के, एक पापा के। अब मान लो कोई सेल है जो मेरी उंगली बनाना चाहता है, तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया कि जब उंगली यहाँ तक बन जाए तो वो रुक जाए। कोई सेल है जो ये करना भूल जाता है, तो बढ़ते जा रहा है। तो आपको जो भी दवाई देनी है वो आपका नॉर्मल सेल भी मारेगा। तो आपको कोई ऐसी दवाई चाहिए जो उसको ज़्यादा मारे और बाकी शरीर के सेल को कम मारे। ये है कीमोथेरेपी। अब उस पर हमारे एडवांसेस हुए हैं टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी क्या करता है, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग शरीर के सारे सेल, हम पकड़ते हैं कि जो भी ये सेल है जो बिना बात के बढ़े जा रहा है, उसके बढ़ने का क्या कारण है, अनुवांशिक तरीके पे, जीन तरीके पे, कौन सा एक जीन है जो उसे बढ़ा रहा है, और वो दवाई बस उसको रोकती है। तो स्पेसिफिक सिचुएशंस में काम करती है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। कीमो के मुकाबले झेलने में आसान है, असरदार ज़्यादा है, असर ज़्यादा लंबा रहता है, और टैबलेट फॉर्म में मोस्टली अवेलेबल होती है। इम्यूनोथेरेपी समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि आप समझिए कि आपके और मेरे शरीर पे आमतौर में हर दिन 20 से 30 कैंसर बनते हैं। हमारी इम्यूनिटी का काम सिर्फ इन्फेक्शन से लड़ना नहीं, कैंसर को भी उसी समय पे दबा के रोकने का है। लेकिन कभी ना कभी वो कैंसर सेल इतने बड़े हो जाते हैं कि इम्यूनिटी से वो ना समझे। शुरुआती दौर में ये समझा जाता था कि इट इज़ बिकॉज इम्यूनिटी हैज़ फेल्ड, इम्यूनिटी अपना काम नहीं कर रही। समय के साथ हमें ये समझ में आया कि इम्यूनिटी और उसकी मिली भगत है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कहीं किसी ज़िले में कोई गैंग प्रोलिफरेट कर रहा है तो घुमा फिरा के उसकी आसपास की लोकल पुलिस से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा। है ना। तो कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी है डायरेक्टली गोलाबारी करना। गोलाबारी करेंगे तो कैंसर सेल भी मरेंगे लेकिन नॉर्मल सेल भी मरेंगे। और उस मरीज की क्षमता के ऊपर निर्भर है कि क्या उस पे इतने नॉर्मल सेल हैं कि वो ये गोलाबारी झेल पाए। तो कीमो काम जरूर करेगा लेकिन साइड इफेक्ट भी देगा। और अगर मरीज फिट नहीं है तो एक ऐसी सिचुएशन पहुंचेगी जहां कीमोथेरेपी नुकसान ज़्यादा करेगी, फायदा कम करेगी। हमारा मकसद कैंसर गायब करना नहीं, हमारा मकसद मरीज को लंबा और बेहतर जिंदा रखना है। इम्यूनोथेरेपी ने क्या किया? इम्यूनोथेरेपी ने एक तरीके से आप मान लो कि अच्छा पुलिस और कैंसर की मिली भगत है, मैं SSP बदल देता हूँ। तो उससे क्या हुआ? वो जो ड्रग होता है वो आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी अभी तक कैंसर को नहीं मार रही थी अब मारेगी। So they are immunomodulators. They are immunomodulators that are priming your immunity to kill the cancer. तो as you can see कीमो के मुकाबले इसका काम करने का तरीका बहुत फर्क है। तो इनके साइड इफेक्ट फर्क है। इसका अर्थ क्या है? इन दोनों को साथ दे सकते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट डिफरेंट है। दूसरी चीज, जहाँ पे एक चीज काम नहीं कर रही वहाँ पे दूसरी चीज काम कर सकती है। Which is why immunotherapy is a मेजर रेवोल्यूशन। 1-1.25 साल के अंदर इम्यूनोथेरेपी का जो ड्रग है केट्रूडा, उसका पेटेंट खत्म होने वाला है। इसके बाद एक आम आदमी की पॉकेट में वो पहुंच जाएगा। ये 3 मेन ऑप्शंस हैं फॉर थेरेपी फ्रॉम मेडिकल ऑन्कोलॉजी हम दे सकते हैं। उसके अलावा कैंसर ठीक करने के लिए हमारे पास सर्जरी है कि जो कैंसर है उसको आपने काट के निकाल दिया, और आपके पास रेडियोथेरेपी है जिसने आप में वहाँ पे सिकाई दे के कैंसर सेल मार दिए। इन दोनों चीज़ों की लिमिटेशन क्या है? जहाँ कैंसर दिख रहा है आप वहीं मार सकते हो। आमतौर पे किसी कैंसर मरीज में शरीर में बहुत और जगह छोटे छोटे सेल फैले हैं जो हो सकता है पेट CT पे भी ना दिखें और समय के साथ वापस आ जाए जब वो स्टेज 4 हो जाए। इसीलिए ऑलमोस्ट हर कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थेरेपी जो लोकल जहाँ कैंसर था उसको मारे और शरीर में जो बचे अंश थे कैंसर के उसको मारे। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें ये टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी मोस्ट इफेक्टिव है? इम्यूनोथेरेपी की अगर बात करें तो एक बीमारी होती है मेलानोमा करके, जो कि चमड़े का कैंसर होता है। पुराने ज़माने में इट वाज कंसिडर्ड अमंगस्ट पीपल टू बी अ होपलेस डिजीज। होपलेस, ओके। आज की डेट में 50 to 60% कंप्लीट सर्वाइवल है सिंपली बिकॉज ऑफ इम्यूनोथेरेपी। तो देयर आर सम डिजीजेस, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी बिल्कुल गेम चेंजर है। ओके। मेलानोमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया। इन चीज़ों में ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी का रोल कोलोन आंतों के कैंसर में, उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी का रोल आपका किसी और रेयर टाइप के स्किन कैंसर में है ना, आपका पेशाब की थैली कैंसर यानी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में, पित्त की थैली का कैंसर, गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर में, इन सब में भी है। बट इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे मेलानोमा में वी वेंट फ्रॉम अ होपलेस सिचुएशन टू क्योर इन मोर देन हाफ। देयर आर डिजीजेस जहाँ पे इम्यूनोथेरेपी देने के बाद मीडियन सर्वाइवल इज ओनली 2 to 2.5 months एक्स्ट्रा 2.5 महीना एक्स्ट्रा। दवाइयाँ हैं महंगी। तो जब भी इम्यूनोथेरेपी लिखी जाए पूछना बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ वर्सेस इसके बिना मैं क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा गेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस है, पैनल है, आपको पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लो बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पुरुष हो जो कैश से पे कर रहे हैं, जिनका घर बिक सकता है, ज़मीन बिक सकती है, सेविंग सेट
सफ़र कर सकती हैं, देन यू नीड टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल। और इसमें कोई शर्म नहीं है ये बोलना कि मैं ये दवाई नहीं लूँगा क्योंकि इससे बस 2 महीने का फ़ायदा है। हो सकता है आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वो ऑप्शन ना लेता। हर डिसीजन का एक फ़ायदा होता है और एक पॉसिबल नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों को बैलेंस करके ही आप बता पाओगे कि मेरे लिए क्या सही डिसीजन है। एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर प्रफुल्ल, तो हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन सी कैंसर किस स्टेज में क्यूरेटिव हैं, किन स्टेज में हमें क्रॉस कर जाती है तो पैलिएटिव हैं, पैलिएटिव में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं और क्या पर्पस है पैलिएशन का। बेसिकली मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि मेजॉरिटी कैंसर जो हमारे यहाँ भी जिसे आते हैं तो पैलिएटिव स्टेज में आते हैं, तो ये आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। क्यूरेटिव एज द नेम सजेस्ट्स कि आपने ऐसा इलाज किया कि कैंसर जड़ से रोग मुक्त हो गया और वापस ना आए। पैलिएटिव का स्ट्रिक्ट डेफिनेशन इज कोई ऐसा इलाज देना जिससे मरीज के लक्षणों में आराम आए, सफरिंग्स कम हो जाए, लेकिन आयु ना बढ़े। अच्छा, किंतु कई सारे कैंसर्स, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो हमारे पास आते हैं, लेट अस से किसी को स्टेज 4 कोलॉन कैंसर है, हाँ हम जड़ से नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इलाज के बिना उनकी ज़िंदगी 1.25 साल रहती तो वो बढ़ के 3 साढ़े 3 साल हो सकती है ना। इसमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, मरीज के लिए क्या ज़रूरी है। अगर मैं उसको समझाऊं कि आपका CEA एक टेस्ट होता है कोलॉन कैंसर के लिए, वो 150 था, अब गिर के 20 हो गया, बहुत अच्छी बात है। मरीज को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे एक नॉन मेडिको पेशेंट को समझानी पड़े, उस पेशेंट के लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके लिए, है ना। पेट CT में आपकी गांठ इतने प्रतिशत सूखी, CA आपका इतना कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीज को, आपको, मेरे को 2 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लंबा जिए, बेहतर जिए। राइट। तो अगर हमारे पास कोई इलाज है, इवन इफ द कैंसर इज इनक्योरेबल बट कंट्रोलेबल, ट्रीटेबल, हम उनकी आयु बढ़ा सकते हैं, सफरिंग्स कम कर सकते हैं, उनकी जीवन शैली में सफरिंग्स कम कर सकते हैं, उनको अपना काम, अपनी ज़िंदगी जीने का ज़्यादा चांस दे सकते हैं, उनके परिवार वालों को उनके साथ ज़्यादा समय दे सकते हैं, उनको जो सपने वो पूरे करना चाहते हैं वो पूरा करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकते हैं। तो वो भी हमें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ क्योरेबल हो और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ क्योरेबल नहीं है वो होपलेस है ना। लाइफ प्रोस्टेट कैंसर इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, क्योरेबल नहीं होता बट 18 20 साल सर्वाइवल चलते हैं। माइलोमा इज अनदर एग्जांपल, इट इज नॉट क्योरेबल बट 10-12 साल खिंच सकता है। CLL हो गया, CML हो गया, ये सारे कैंसर, दीज आर ऑल कैंसर्स व्हिच आर नॉट क्योरेबल बट इनका सर्वाइवल इतना ज़्यादा है कि CML में तो यहाँ तक बात है कि अगर आपको CML ना होता तो आप जितना जीते उतना ही, एक दवाई पे CML के साथ आप उतना ही जी सकते हो। राइट। तो इलाज तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक कैंसर के साथ में जुड़ा हुआ है ना, खासकर हमारी सोसाइटी में कि भी कैंसर है तो गॉन केस है, कुछ नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर प्रफुल्ल ने सारे एस्पेक्ट बताया, इसका मेडिकल एस्पेक्ट भी बताया, सोशल एस्पेक्ट भी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी, और दोनों को वे करने की ज़रूरत है। और एक अच्छे डॉक्टर का, अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दोनों के बेनिफिट्स बताए, उसके इम्पोर्टेंस बताए कि कितने हमें फ़ायदे होने, कितने नुकसान होने, और एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी जो डॉक्टर प्रफुल्ल ने बताया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट नहीं है, छोटी जगह पे नहीं है, सभी पैसे भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। तो एक हमें बेनिफिट और उस फ़ायदे और नुकसान दोनों देखने पड़ेंगे कि हम कितना फ़ायदा एक पेशेंट को दे सकते हैं। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, हमारे दर्शकों को आप बताइए, बच्चों में होने वाले कौन कौन से कैंसर कॉमन हैं, उनके क्या बेसिकली ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, क्या आउटकम हैं, और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले सर, बाकी आयु के मुकाबले बच्चों में, यानी 5 साल से कम या 10 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर्स काफ़ी कम होते हैं बाय एब्सोल्यूट नंबर्स। ओके। और उनके जो कैंसर होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर्ड टू जो बाकी होते हैं। तो ब्लड कैंसर्स आर वेरी कॉमन, ALL नाम की बीमारी होती है। कुछ पेट के कैंसर होते हैं, किडनी के, बिल्म्स ट्यूमर। उसी के साथ जो किडनी के ऊपर एक हिस्सा होता है जो हमारा जोश वाला हार्मोन एड्रेनलिन बनाता है, उससे न्यूरोब्लास्टोमा होता है कई बार। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स कॉमन है आम तौर पे, क्योंकि बच्चों का फिजियोलॉजिकल रिजर्व बहुत अच्छा होता है,
मेलिग्नेंसीज ये सारी बड़ी इमेच्योर होती हैं। मतलब कि जो सेल्स होते हैं ये बहुत तेज डिवाइड करते हैं, मतलब कीमो से जल्दी या ज़्यादा मरने की क्षमता रखते हैं। एग्जैक्टली। आमतौर पे एडल्ट कैंसर्स के मुकाबले पीडियाट्रिक कैंसर्स यानी बच्चों के कैंसर में पूर्णतया इलाज हो जाने की संभावना ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों के कैंसर में हमें फेस करने पड़ते हैं डिफरेंट इश्यूज। सबसे पहला कि पेरेंट्स को नहीं पता हम इस चीज़ से कैसे डील करें। बच्चों को नहीं पता हम इस चीज़ से कैसे डील करें, क्योंकि उनके पीयर्स जो हैं वो किसी उम्र पे तेज़ भागना शुरू करेंगे, फुटबॉल क्रिकेट खेलना शुरू होंगे, विच इज़ समथिंग जो वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी, इन चीज़ के लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होते हैं। हो सकता है कि आपने कैंसर अभी इलाज कर दिया, मैंने ALL बोला, ALL का इलाज कर दिया, फिर भी पेपर में दिखाया है कि इनका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज एक्चुअली हार्ट डिजीज एट द एज ऑफ 30, क्योंकि कीमो का कुछ प्रभाव हार्ट पे पड़ता है। तो जब कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है जिसको कैंसर है, हमें बस ये ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा डॉक्टर हो जो उस समय पे रोग मुक्त कर दे, वो ज़रूरत तो है ही। हमें कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जिस पे इतना अनुभव हो कि रोग मुक्त करने के बाद अगले 15-20 साल तक ऐसे मरीज देख रहा हो, क्योंकि इनमें डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, स्कूलिंग इश्यूज होते हैं, कार्डियक इश्यूज होते हैं, कीमो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ सेकेंड कैंसर होता है। वो सब हमें देखना होता है ताकि इलाज करने के बाद भी हम उनको एक अच्छी लंबी ज़िंदगी दे पाएँ। बाकी एडल्ट्स के मुकाबले बच्चों में कीमोथेरेपी, सिकाई, सर्जरी झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार दे आर नॉट एबल टू टाई अप कि जो मुझे उल्टी हो रही है या साइड इफेक्ट हो रही है वो कीमो की वजह से हो रहा है। आपको मुझे एक बार में समझ आ जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा, तो वो कीमो लगवा सकते हैं जब तक आप बोलते रहोगे। और वो कैंसर्स भी इलाज करने में कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के ज़्यादा आसान होते हैं। क्या प्रोग्नोसिस है बच्चों में जो ब्लड कैंसर्स हैं, AML, ALL? सर ALL की अगर बात करें तो सिंपली नहीं बोल सकते, क्योंकि ALL के 3 रिस्क टाइप्स होते हैं। बेस्ट रिस्क टाइप का 10 ईयर सर्वाइवल इज समवेयर अराउंड 90%, विच इज़ वेरी गुड। आप समझिए कि 90% में अगर 10% सर्वाइवल नहीं है तो वो बस सिर्फ कैंसर से डेथ नहीं है, तो 50,000 चीज़ें हैं जो कॉज, ऑल कॉज मोर्टेलिटी इज 10%, है ना। और जो इंटरमीडिएट रिस्क है उसमें हमारा 70 से 80% आता है, पुअर रिस्क में 60 to 65% आता है। उसमें भी हमारे पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, कितनी सारी नई दवाइयाँ आ रही हैं, ब्लेनाटुमोब, इनोटुजुमाब, ओज़ोगामाइसिन, जो अब इंडिया में इंपोर्ट होके आ रही हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वो बीमारियाँ हैं जिस पे वेस्ट और इंडिया दोनों बहुत स्ट्रांगली रिसर्च कर रहे हैं, और ऑलरेडी प्रोग्नोसिस अच्छी है और समय के साथ और अच्छी हो जा रही है। अब खुद ही समझो, जहाँ जिस बीमारी में रिसर्च की प्रायोरिटी ये हो कि इसको 20 साल बाद कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि उस समय की बात तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ही। बिल्कुल सही बात है, राइट। दूसरा डॉक्टर प्रफुल्ल, एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है ट्यूमर, जो एक आम भाषा में कहते हैं जी उसे ट्यूमर हो गया, है ना, गांठ हो जाना। तो इसमें 2 तरह की होती है, बिनाइन भी होती है, मेलिग्नेंट भी होती है। ट्यूमर इज बेसिकली गांठ। ट्यूमर का एक आम भाषा में बात करें तो गांठ को ट्यूमर कहा जाता है। इसमें बिनाइन भी होती है, लेकिन एक आम शख्स, एक आम जनता ट्यूमर को सोचती है वो कैंसर, और कई बार वो उसका उल्टा सीधा इलाज करती है, इलाज भी नहीं कराती। मैंने देखा है कि आपने काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स जो बोन ट्यूमर्स लेके आए थे, उनका आपने बोला कि सर 3 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, ही विल बी क्योर्ड। तो आप हमें दर्शकों को बताइए क्या डिफरेंस है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट पे। और बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर को डेफिनेटली एक कैंसर की भाषा में तो एग्रेसिव हुआ, बिनाइन एक बहुत ही स्लो और बहुत स्टेबल टाइप का एक ग्रोथ हो गई, और क्यूरेटिव भी है मेरे ख्याल से। काफ़ी केसेस में मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा कि लोगों ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट बता दिए या बता दिया कि ये ऑपरेशन होगा, आपने बताया कि भी एक गोली खाओ आप 3 महीने ये कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कैंसर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो तेज़ बढ़ेगा, बिनाइन ट्यूमर है तो जल्दी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि किस गांठ को कैंसर बोलना चाहिए एग्जैक्टली साइंटिफिकली, तो इसके हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर होते हैं विच आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू अ लेमैन। सीधी सरल भाषा में, जो भी गांठ ये क्षमता रखे
कि जहाँ बनी है वहाँ से शरीर में कहीं और पहुँचने की क्षमता रखे, वो कैंसर है। राइट। कैंसर और मामूली गांठ में ये फ़र्क होता है कि कैंसर के सेल्स को समझ में आता है या वो ऐसे इवॉल्व होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपना सर्वाइवल मेंटेन कर लेते हैं। वो अपने जो ब्लड वेसल होते हैं या जो खून के उनको बढ़वाना जानते हैं, आसपास की जो इम्यूनिटी है जो मैंने बताया था उसको अपनी तरफ करना जानते हैं, 1 से 2, 2 से 4 बिना बात के मल्टीप्लाई करना जानते हैं, खून के द्वारा शरीर में हर जगह फैलना जानते हैं और शरीर के बाकी हिस्से पे भी प्रभाव डालना जानते हैं, जिसकी कारणवश मान लो आपके अगर हाथ में भी कैंसर है तो भी उन मरीजों का वेट लॉस हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। इनफैक्ट कई तो ऐसे कैंसर जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर जिनमें पहली बार मरीज का पहला लक्षण ही ये होता है कि दे आर हैविंग वेट लॉस एंड डिप्रेशन, राइट है ना। तो कैंसर गांठ भले ही वहाँ सीमित हो, डिजीज पूरे शरीर की है और सूनर और लेटर वो पूरे शरीर में फैलेगी। कैंसर और मामूली गांठ में ये सबसे बड़ा फर्क है। मामूली गांठ आप छोड़ भी सकते हो जब तक आसपास वो कुछ ऐसा ना दबाए कि आपको दिक्कत ना हो या आपको उसको देख के ना लगे कि मुझे निकालना है। कॉस्मेटिक इश्यूज, प्रेशर इश्यूज, सोशल इश्यूज। कैंसर इज अ डिफरेंट थिंग। कैंसर की गांठ में आपको निकालना है या कुछ इलाज करना है फॉर सर्वाइवल, बिकॉज वो जानलेवा हो सकती है। दूसरा डॉक्टर प्रफुल्ल, गांठ एक ऐसा शब्द है कि जिसे सुन के और देख के मरीज घर वाले सब घबरा जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ अपनी ओपीडी में एक सिंपल सा लाइपोमा पड़ा हुआ है, फाइब्रोमा पड़ा हुआ है, तो उसे लेके भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक वरी आ जाती है, डॉक्टर साहब कोई ये खतरनाक तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह की गांठें, किस तरह की जो ग्रोथ है ये सेफ़ है, मतलब सेफ़ क्या, डेंजरस नहीं है, और किस तरह के ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर हो सकते हैं, खासकर सुपरफिशियल। तो इसमें मैं ये बोलूँगा सर, शुरुआत करते हैं उन गांठों से जो लेटेस्ट से हाथ में, पैर में, पीठ में, सबके होती हैं, मेरे भी कोई होंगी, ठीक है। कोई भी गांठ जो सालों साल से बढ़ी नहीं है, कोई भी गांठ जो माथे जितनी सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है ना, हाँ, बोन की तरह हार्ड नहीं, बोन की तरह हार्ड नहीं है। मेडिसिन में हम ऐसे करते हैं कि हार्ड फर्म सॉफ्ट, तो हार्ड फर्म सॉफ्ट, जो हार्ड गांठ है, पत्थर की तरह, जो एक पत्थर की तरह जो गांठ है, उस पे अलार्म होने की जरूरत है। जो गांठ अगर आप पकड़ रहे हो तो आप उसको हिला नहीं पा रहे हो, चमड़ी के आर पार फिक्स हो गई है, वो फिक्स हो गई है, वो प्रॉब्लम है। जो गांठ बहुत कम समय में आपको लग रहा है काफ़ी तेज़ बढ़ गई है, मान लो पहले मटर के साइज़ की थी, अब एक अंगूर के साइज़ की हो गई है, वो डरने की बात है। इसमें कुछ चीज़ें उल्टी भी चलती हैं। जिस गांठ में बहुत दर्द हो या लालपन आ जाए, वो आमतौर पे कैंसर नहीं है, वो इन्फेक्शन है। बिना किसी इलाज के कभी भी अगर गांठ अपने साइज से अपने आप छोटी हो जाए तो वो आमतौर पे कैंसर नहीं होती। कोई भी ऐसी गांठ है जिसके आसपास थोड़ी और गांठें दिखने लग जाएं, या मान लो हाथ में कोई गांठ है तो बगल में गांठ आ जाए, पैर में कोई गांठ है तो जांघों में गांठ आ जाए, वो कैंसर हो सकती है ना। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कैंसर होने की संभावना हमेशा ज़्यादा है। आप अगर महिला हैं, आपकी उम्र 25, 30, 40 से ज़्यादा है, आपको छाती में एक गांठ महसूस होती है, ख़ास तौर पे छाती में एक ऐसी गांठ महसूस होती है जो आपको इंसिडेंटली पता चली, तुक्के से पता चली, मान ली नहाते नहाते आपने महसूस करी, उसका आपको जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर आप एक गर्भवती महिला थी या फिर अभी आप रिसेंटली मदर बनी है जो ब्रेस्ट फीड कर रही थी और उस पर गांठ हुई, वो मिल्क एब्सेस है प्रॉबेबली, वो कैंसर नहीं है। तो सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट थिंग टू डू इज, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि कोई गांठ अभी तक ऐसी थी और अब सडनली बढ़ने लग गई, या आप श्योर हो यार अभी तक तो कोई गांठ नहीं थी, अब गांठ आ गई, गांठ अपने आप कभी कम नहीं हो रही, गांठ के आसपास थोड़ी और गांठें आ रही हैं, गांठ हड्डी की तरह सख्त है, इन केसेस में इट इज़ बेटर कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा दो। दूसरा डॉक्टर प्रफुल्ल बताइए कुछ लिम्फोमास के बारे में बताइए। लिम्फोमास, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास, ये कितना कॉमन है, क्या इसका प्रेवलेंस और इंसिडेंस है हमारे इंडिया में? ठीक है, तो हॉजकिन लिम्फोमा आम भाषा में ये एक प्रकार के ब्लड कैंसर है। एंड लिम्फोमा से पहले लिम्फ नोड समझना जरूरी है। लिम्फ नोड आप ये मान लीजिए जैसे
सड़क पे जब ट्रैफिक होता है तो पुलिस की चौकी पड़ती है, वैसे है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक किया जाता है जो आ रहा है वो ठीक है या नहीं है। वो है आपके लिम्फ नोड। उनमें जब ब्लड सेल्स कैंसर बनाते हैं दे आर नोन एज लिम्फोमास। अब हॉजकिंस लिम्फोमा जो बीमारी है ओवरऑल वो रेयर है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पेशेंट्स एज्ड 15 to 40। तो करियर बनाते बच्चे, एकेडमिकली परस्यू करते बच्चे, अपने परिवार की प्रॉबेबली इकोनॉमिक बैकबोन, रिसेंटली मैरिड पीपल, मतलब जिंदगी के सबसे जो आवश्यक हिस्से हैं, वाइटल एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी, उसमें हॉजकिन लिम्फोमा इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। सिम्टम्स आर वेरी हिडन। अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 मरीज आप पकड़ो जिनको बुखार हो, कितनों को हॉजकिन निकलेगा? शायद 1000 में एक। लेकिन हॉजकिन के लक्षण यही है, फीवर, बुखार, राइट, शाम को इतना पसीना आना कि आपकी जो चादर है वो भीग जाए, 10% से ज़्यादा वेट लॉस होना पिछले 6 महीने में, गिल्टियाँ महसूस होना गले में, है ना। सबसे अच्छी बात हॉजकिन लिम्फोमा की ये है कि इवन इन स्टेज 4 10 में से 8 मरीजों में इसका पूर्णतया इलाज करना संभव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जो 20% मरीज मरे उनके लिए बचे, जिनकी बीमारी वापस आई, उसमें भी इतनी दवाइयाँ हैं, ट्रांसप्लांट है, इतना इनोवेशन हुआ है कि उन भी 20 में से 10 हम लंबे समय तक बचा पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गांठें हैं गर्दन में, गले में गांठें हो जाना, ये कई बार नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती हैं या लिम्फोमास भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर प्रफुल्ल, एक और मिथ है हमारी सोसाइटी में, जब भी कुछ इस तरह की गांठ या कुछ भी होती है तो लोग FNAC और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से घबराते हैं कि जी वो उसने छिड़वा लिया था, उसने जांच कराई तो उसके बाद और ज़्यादा तेज बढ़ा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, इसमें हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आपकी। 2 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सरल स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि FNAC और बायोप्सी से कभी कोई बीमारी नहीं बढ़ती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोग इधर उधर से सुनते ही हैं कि ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? आम तौर पे अगर आपको साबित करना है कि बायोप्सी की वजह से वो गांठ बढ़ी, तो आपके पास ये प्रूफ भी होना चाहिए कि बायोप्सी ना करते तो गांठ ना बढ़ती। राइट। उसके लिए गांठ वाले 10 मरीज एक तरफ लो, 10 मरीज एक तरफ लो, जिसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। इनकी बायोप्सी करो, इनकी बायोप्सी मत करो, और उसके बाद देखो किसकी गांठ बढ़ी, किसकी गांठ नहीं बढ़ी। तो इस पे काफ़ी रिसर्च है। बायोप्सी का गांठ बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं है। ये ज़रूर है कि बायोप्सी ना करा के, रिपोर्ट ना के आपका इलाज डिले हो जाएगा, कैंसर एडवांस हो जाएगा, एंड हो सकता है स्टेज 1, 2, 3 था, अब 4 हो गया। और जिसको ऑलरेडी स्टेज 4 है उसको भी डिले से डलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी वो इलाज झेलने की क्षमता में हो और समय के साथ वो इलाज झेलने की क्षमता उनकी चली जाए। राइट। तो इन चीज़ों पे डिले नहीं करना चाहिए। इसी माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, ना ही केवल सुई डालने से कैंसर बढ़ने की रिस्क नहीं होता, फ्रूट जूस, शुगर, कसरत, छुआछूत, इन सब का कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपके खुद के सेल हैं जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जो बिना बात के बढ़े जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कठिन करेंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर प्रफुल्ल ने दी कि ये जो एक कॉमनली मिथ है कि जांच कराने से, सुई से जांच कराने से कैंसर बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ना कराने से नुकसान है। उससे क्या होगा कि कैंसर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। शायद इसी स्टेज में वो क्यूरेबल था, ट्रीटेबल था, और एडवांस हो गई तो वो ट्रीटेबल ना रहे। तो इसके बारे में रिसर्च भी अच्छी खासी हो चुकी है, खाली ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर कहीं भी कोई इस तरह की गांठ डायग्नोज होती है, डॉक्टर आपको सलाह देता है कि इसकी FNAC कराएं, तो इससे ना डरें। डॉक्टर प्रफुल्ल, हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्या कैंसर की रोकथाम संभव है? इज़ कैंसर प्रिवेंटेबल टोटली और पार्शली? क्या ऐसी कोई वैक्सीन्स हैं कि जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? सर, अभी जो WHO का डेटा है और अदरवाइज भी है, 100 में 90 कैंसर आज की डेट में केवल बिहेवियरल चेंज से प्रिवेंट हो सकते हैं। बिहेवियरल चेंज से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग रोकना।
अल्कोहल मॉडरेट करना। एक समय था जब बोला जाता था कि 1 से 2 ग्लास रेड वाइन या 1 से 2 ग्लास स्टैंडर्ड ड्रिंक पर डे इज एक्सेप्टेबल। नाउ रिसर्च शोज कि दैट इज ऑल्सो डिटरमिनेंटल। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा डाइसी था। नाउ वी नो ओबेसिटी, मोटापा, एक्सेसिव मोटापा कैन कॉज कैंसर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन कॉज कैंसर। उसके अलावा वैक्सीन की जहाँ तक आपने बात करी, आई वुड से ये वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज है कि सर्वाइकल कैंसर HPV जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, वो एक HPV नामक वायरस से होता है और इसके कम से कम 3 टीकाकरण एग्जिस्ट करते हैं जो अगर ठीक समय पे लगाया जाए तो ये कैंसर रोका जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अमंगस्ट इंडियन वुमेन इट इज स्टिल अमंगस्ट द 3 मोस्ट कॉमन कैंसर्स। लेकिन अगर आप US और यूरोप की बात करो, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर इज नॉट इवन इन टॉप 10। ओके, बिकॉज उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी अच्छी है। तो ये HPV वैक्सीनेशन हमारे दर्शकों को बताइए किस एज ग्रुप में और किन लोगों को मतलब लगवाना चाहिए। इसमें सर थोड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि HPV इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस। एग्जैक्टली, है ना। तो इंडिया में स्टिग्मा क्या आता है कि यू नो टू बी वेरी फ्रैंक कि हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी, हम क्यों लगाए। लेकिन आइडियली लगना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। HPV की 100 से ऊपर प्रजातियां हैं। ओके, कुछ ही प्रजातियां हैं जो कैंसर कराती हैं। ओके, अगर कैंसर किसी की किस्मत में 60 की उम्र पे लिखा है तो दरअसल उसको HPV 18 से 20 साल की उम्र पे हो चुका है। तो उससे पहले यानी 12 से 16 साल की उम्र पे HPV का वैक्सीन लग जाना चाहिए। ओके, अगर आप हमारे पास कोई ऐसी महिला आती हैं जो कहती हैं कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मे बी आई एम सेक्सुअली एक्टिव, मे बी नॉट, जो भी वो बोले हमें मानना पड़ेगा, तो मैं क्या डैक्सीन लगवाऊँ? आंसर इज स्टिल यस। इफ यू कैन अफोर्ड आप लगवाओ, क्योंकि यू मे हैव HPV डज नॉट मीन कि जो कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स थे आप पे वही है। एग्जैक्टली, है ना, कोई नुकसान नहीं है। एंड HPV वैक्सीन इज वन थिंग जो अगर ढंग से रोल आउट किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर के केसेस कैन बी ब्रॉट डाउन ड्रास्टिकली। दैट इज द वन वैक्सीन जो कैंसर बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है। स्मोकिंग एंड टोबैको सेसेशन इज द सेकेंड थिंग, कैंसर बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ थर्ड थिंग जो कैंसर बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है ना। एयर पोल्यूशन अवॉइड करना तो सर मुश्किल है। आप काम पे जाएंगे जिस शहर में है उसमें रहेंगे, N95 मास्क और बाकी एयर प्यूरिफायर से उतना खास फर्क नहीं पड़ता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप कितने समय मास्क या प्यूरिफायर में रहेंगे। राइट। कुछ जो मिथ्स हैं कि यू नो डिटॉक्स ड्रिंक्स, ओके, डिटॉक्स प्रोग्राम्स, ओके, एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशंस, ओके, विटामिन ई सप्लीमेंट्स, ओके, इन सब पे बहुत रिसर्च है। इनका कैंसर के रिस्क के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। रिस्क ये है कि ये लेने के बाद हो सकता है कैंसर रोकने के लिए जो आप बाकी स्टेप्स लेने वाले थे आप उन्हें प्रिवेंट कर देते, कि आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी डिटॉक्स भी कर रहे हैं, है ना, कि मैं वो कर रहा हूँ तो मैं ये भी तो कर रहा हूँ। इसमें एक और क्वेरी आती है कि मैं स्मोकिंग की जगह ई सिगरेट ले लूँ, वेपिंग ले लूँ। हाँ, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि अभी तक कोई केस नहीं है जिसने वेपिंग से कैंसर करवाया। ओके, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेपिंग आई 10 साल पहले, स्मोकिंग 50 साल पुराना है। जब वेपिंग को 50 साल हो जाएंगे तब उसके हमें तब समझ नहीं आएगा। लेकिन थियोरेटिकली स्मोकिंग में जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कैंसर कराते हैं वो सारे वेपिंग में उससे कम है। ओके, बट डज दैट ट्रांसलेट टू लेसर कैंसर्स? वी डू नॉट नो। सो इफ यू आर समवन हु इज एन एडिक्ट और हु इज अ चेन स्मोकर, switching over to vaping is a decent idea, only if you cannot quit. Quitting is the best. Problem is इस ट्रेंड को देख के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन वेपिंग शुरू कर दिया। That is not a good thing. Vaping as a way of reducing smoking is something that is recommended by a good number of international organizations. Okay. लेकिन एविडेंस उसके पीछे भी वीक है। है। It is always better to quit.
everybody knows it is difficult, but at the end of the day it is needed, and it is never too late to quit. आपका रिस्क भले ही नॉर्मल ना पहुंचे बट काफ़ी कम हो जाएगा. इनफैक्ट अगर आपको ऑलरेडी लंग कैंसर हो चुका है तब भी क्विट करने के आपके लिए बहुत फ़ायदे हैं. अच्छा, स्मोकिंग सिगरेशन से या टबैको च्यूइंग से कितने परसेंट, सपोज कितने टाइम में कितने परसेंटेज कम हो जाता है कैंसर का? लेट अस से सर, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम स्मोकिंग सिसेशन कैसे बोलते हैं, क्योंकि हमारी ओपीडी में एक बहुत कॉमन सिनारियो है कि आप सिगरेट पीते हो क्या? नहीं सर, हम नहीं पीते. कब छोड़ी? 2 हफ्ता पहले. है ना? शुरू कब करी थी? 40 साल पहले. सो एनीवन who has smoked 100 cigarettes or more in their lifetime is defined as a smoker. Anyone who has not had even a single cigarette in 30 days is a recently reformed smoker. है ना? मान लो आज कोई स्मोकिंग छोड़ दे, तो स्मोकिंग छोड़ने के 10 साल बाद हार्ट डिजीज, कैंसर, बाकी सारे स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स का होने का रिस्क गिर के 10% हो जाता है. 10%. लेकिन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि जो म्यूटेशंस आपके लंग में हो चुके हैं वो हो चुके. बट दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू कंटिन्यू स्मोकिंग. एग्जैक्टली. तो एक बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर प्रफुल्ल ने हमें दी कि नो डाउट वेप को लोग कहते हैं कि ये सेफ है. वेप कैन ऑल्सो कॉज कैंसर. अभी हमारे पास इतने डाटा नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है. तो इट्स बेटर नॉट टू स्मोक, नॉट टू वेप. इवन बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये कह के कि ये तो सेफ़ है, ये तो स्मोकिंग नहीं है, बट इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस. अभी इतना डाटा नहीं है, अभी इतना समय नहीं हुआ है. तो इट्स बेटर नॉट टू स्टार्ट एनीथिंग, नाइदर स्मोक नॉर वेप. राइट? एब्सोल्युटली. डॉक्टर प्रफुल्ल, हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे कैंसर में अगर किसी भी परिवार में किसी को कैंसर हो जाए या मॉर्टलिटी हो जाए, किसी डेथ हो जाए, तो सभी लोग घबरा जाते हैं. उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके बच्चे और जो भी रिलेटिव्स हैं घबरा जाते हैं कि भी घर में एक ऐसा हो गया. तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाकी के मेंबर्स में कितना रिस्क है और व्हाट इज़ मेंट बाय कैंसर स्क्रीनिंग. कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किन लोगों को कराने चाहिए? तो सर ये 2 सवाल हैं. पहला कि अगर किसी के परिवार में कैंसर हुआ तो उसका बाकी लोगों के लिए क्या इम्प्लीकेशन है. एग्जैक्टली. तो हमें इसमें जो सबसे ज़्यादा डरने की आवश्यकता है वो है अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक कैंसर, है ना? राइट. इसमें BRCA1-2 जीन्स आते हैं, PALB2 जीन आता है, TP53, बहुत सारे जीन्स. इन सब के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. ओके. बेस्ट इज़ कि आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके सलाह लीजिए कि क्या कोई ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये बात मुझ तक भी आ सकती है. बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैमिली में किसी को कैंसर हुआ, इट इज़ एन इंटरप्ले ऑफ किस प्रकार का कैंसर हुआ, कितनों को हुआ, किस उम्र में हुआ, और ये सारे कैंसर जो हैं क्या ये घुमा फिरा के किसी एक जीन की तरफ पॉइंट करते हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर वो जीन पॉइंटेड आउट है तो उसकी स्टडी करा के यू आर अचीविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. ओके. बेनिफिट नंबर 1, इन पर्टिकुलर म्यूटेशंस में कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ काम कर जाती हैं जो अदरवाइज काम नहीं करती. दूसरी बात, आपके किसी एक फैमिली मेंबर ने तो झेल लिया, लेकिन आपका कैंसर हम टाइमली पकड़ के कीमो रहित, सिकाई रहित क्योर कर सकते हैं. Right. तीसरा, it is also about the safety of your children. Right. If you have this gene, probably some of them have it. Okay. है ना? So ideally तो 18 years of age से पहले लोगों को इन चीज़ों के लिए टेस्ट नहीं कर सकते. Because once they turn 18, they may very simply say that we would have denied consent. हमें इस डर में नहीं रहना. But अगर 18 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं या फिर बच्चे हैं जो 18 के हो गए, आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हो और उनका म्यूटेशन टाइमली पकड़ा गया, then they know what precautions they have to take, what tests they have to get done to not meet that fate. Right. पहली चीज़. दूसरी बात रही सर स्क्रीनिंग की. तो स्क्रीनिंग करने के लिए सर हमें समझने की ज़रूरत है कि स्क्रीनिंग है क्या. स्क्रीनिंग बेसिकली मीन्स किसी ऐसे आदमी में टेस्ट करना जिसको बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं थे. जैसे मान लो आप मेरा CT स्कैन करा दो जबकि मुझे कोई सिम्टम नहीं है, बट आप किसी बीमारी की स्क्रीनिंग क्यों करोगे? स्क्रीनिंग आप तब करोगे जब जो आपका टेस्ट है अर्ली स्टेज पे बीमारी को रिलायबली पकड़ पाए.
राइट। वो बीमारी आमतौर पे मोस्ट केसेस में अर्ली टू एडवांस्ड जाती, वो बीमारी समाज में कॉमन है, वो बीमारी अर्ली स्टेज पे इलाज करा सकती है, रोग मुक्त करा सकती है, और एडवांस स्टेज पे लाइलाज है ना। तो इस एग्जाम्पल को ढंग से समझाने के लिए आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है, राइट। सब कहते हैं कि उसके लिए सेल्फ एग्जामिनेशन करिए। हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि हमने एक यूपीटी को मॉडिफाई करके टेस्टिकुलर कैंसर पकड़ना सीख लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे टेस्टिकुलर कैंसर स्टेज 1 पे पकड़ो या एडवांस स्टेज पे पकड़ो, इट इज कम्प्लीटली क्योरेबल, राइट। तो आपने स्क्रीन करके क्या किया, राइट। नाउ लेट अस थिंक ऑफ समथिंग लाइक ब्रेस्ट कैंसर। स्टेज स्टेज 1 क्योरेबल, स्टेज 4 नॉन क्योरेबल, कॉमन इन द सोसाइटी, मैमोग्राम में अच्छे से पकड़ा जाता है, राइट। सो दैट इज अ कैंडिडेट जिसमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, पुराने ज़माने में प्रोस्टेट कैंसर हुआ जाता था, बट फिर सीरीज़ ने दिखाया, ऑटोप्सी सीरीज़ ने, कि जिन पुरुषों की मृत्यु किसी भी और कारणवश हुई है उनमें से भी 5 में 1 में प्रोस्टेट कैंसर मिला है। तो उस बीमारी का इलाज करने की क्या आवश्यकता थी जिससे मरीज की आयु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, राइट। तो वेस्ट में अभी भी कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एग्रेसिवली स्क्रीन किया जाता है। इंडियन सेटिंग्स में ओरल कैंसर, क्योंकि टोबैको च्यूइंग बहुत ज़्यादा है, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीन किया जाता है, और वो होना चाहिए। Those who are at high risk, फैमिली हिस्ट्री या सभी जनरल पॉपुलेशन में हम लोग? So cervical cancer screening is for all women. Breast cancer screening is for all women. Head and neck oral cancer screening is only for tobacco smokers. Okay. अच्छा, दूसरा डॉक्टर प्रफुल्ल, जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि रूरल बेड बहुत लगती है, गांव के एरियाज लगते हैं, तो उनका एक मानना है कि भाई हमारे गांव में बहुत कैंसर के केसेस हैं और यहाँ एक नदी निकल रही है, ये निकल रहा है, उसका कितना इम्प्लीकेशन होता है एनवायरमेंटल फैक्टर का, या ये एक मिथ है, या इसके पीछे कोई रियल में फैक्ट भी है कि कोई पॉल्यूटेड कोई वाटर बॉडी है जिसकी वजह से कैंसर कॉज करी है, या इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब इसका क्या स्टडीज़ हैं, और ये मिथ है या एक्चुअल में इसका कुछ फैक्ट है? To give an example, southern India states में सॉइल की वजह से थोड़ा रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ओके, इसकी वजह से वहाँ पे थायराइड कैंसर वेरी कॉमन, थायराइड कॉमन। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, जैसे लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज दैट इज ट्रू, टू एक्सट्रापोलेट कि इस पर्टिकुलर नदी की वजह से कैंसर हो रहे हैं, और दैट इज टू अ मिक्स्ड कैंसर, एक पर्टिकुलर कैंसर नहीं है, आप ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करके हिस्टीरिया कॉज नहीं कर सकते। इफ द नंबर ऑफ कैंसर्स इज सो मच मोर देन एक्सपेक्टेड इन दैट पॉपुलेशन, then so this is something that has to be looked into, right? because नदी से कैंसर हो रहा है कोई बात नहीं हुई, नदी में कुछ होगा, आसपास कुछ होगा, कुछ हो रहा होगा, that has to be delineated, because हो सकता है आगे चल के किसी और नदी में ये हो जाए, हम कब तक नदी से दूर जाते रहेंगे। नहीं, एक्चुअली पॉल्यूशन, वाटर बॉडी जो पॉल्यूटेड है उसके बारे में कहा जाता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर प्रफुल्ल ने कि अगर एक ही तरह का कैंसर हो रहा है सभी को, तो हमें उस पर वर्कअप करने की जरूरत है, इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि भाई हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी वजह से वो कैंसर कॉज कर रहा है, कि जिस सॉइल की वजह से थायराइड कैंसर था। लेकिन ऐसा मान लेना किसी को लीवर कैंसर, किसी को लंग कैंसर, किसी को प्रोस्टेट कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर, वो सब उससे हो रहा है, तो शायद ये ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट एक्यूरेट एंड इट इज़ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर प्रफुल्ल, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सपोज ओपीडी में हम लोग किसी को सस्पेक्ट करते हैं कैंसर, सीटी करके देखा, हमें लगा कि ये कैंसर हो सकता है, तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि भाई आप जाके इसका ट्रीटमेंट चालू कराओ। तो नेचुरली वो जाता है, शहरों में जाता है, बड़े हॉस्पिटल्स में जाता है, और उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेट कराता है और इतना कम्बरसम हो जाता है शायद उसके लिए कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है या डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ ना कुछ तो रीज़न रहता होगा। जब वो फॉलोअप में मुझे मिलता है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कि क्या रहा भाई उसका, हम जब पूछते हैं तो बताएगा कि डॉक्टर साहब हमने तो जी धर्मशाला का इलाज चालू कर दिया, हमने फला जगह कर दिया, हमने हरिद्वार ऋषिकेश चले गए, वहाँ से दवाई आ रही है। अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि अगर वो सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे रहता तो शायद हो सकता है कि बेटर आउटकम होते, हो सकता है क्योर भी हो सकता है, जो मुझे इनिशियली लगता था। उसी स्टेज में फिर हमारे पास आता है जहाँ वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज होती है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं हमारे
सोशल मीडिया के थ्रू और इन सब मतलब वर्ड ऑफ माउथ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इसमें कि फला का इलाज हो गया, इसका हो गया। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने इनके बेसिस हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे डिशो कर सकते हैं कि जो है इन चीज़ों की तरफ ना जाया जाए। सबसे पहले सर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अगेंस्ट कुछ है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट टू अंडरस्टैंड कि ये थेरेपीज़ होती क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट एलोपैथी जो हम प्रैक्टिस करते हैं या वेस्टर्न मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि वो सारा वेस्ट से आया है। एम्स से रिसर्च है कि उल्टी रोकने के लिए जिंजर बहुत अच्छा काम करता है, राइट। अब जिंजर कोई अमेरिका का तो प्रोडक्ट है नहीं, राइट। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में क्या कहते हैं एक्यूपंक्चर काम करता है पेन कम करने के लिए। अब एक्यूपंक्चर इज चाइनीज, इट्स नॉट वेस्टर्न। सो डोंट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन इज द ओनली इट इज मेडिसिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, राइट। हमें भले ही जवाब कम पता हो, जवाब ना पता हो या जवाब खूब पता हो, हमें वो बताने की श्योरिटी है कि भी हाँ भाई ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये साइड इफेक्ट है और इस बीमारी का इलाज आज तक नहीं ढूंढा गया। हमें वो श्योरिटी है और वो श्योरिटी बैक्ड है बाय मॉडर्न रिसर्च जो हर एस्पेक्ट ऑफ साइंस में वो है। तो क्या उस पर्टिकुलर बीमारी में आयुर्वेद काम करता है? हो सकता है करता हो सकता है, हमें नहीं पता। जिस दिन हमें पता होगा, जिस दिन आयुर्वेद का उसी स्टैंडर्ड, उसी रिगर के साथ एक ट्रायल आएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम पूरी जान लगा के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट नाउ द डिलेमा इज कि वन, हमें नहीं पता उस चीज में क्या है और वो कितना काम करता है। टू, सिचुएशन ऐसी है कि इट इज टाइम बाउंड। कैंसर पेशेंट अगर हमारा ट्रीटमेंट ना ले और आयुर्वेद ले रहा है तो उसको लगा ठीक है कि मैं ज़मीन में एक जगह खड़ा हूँ, जब मौका मिलेगा तब इनका इलाज लेके आगे बढ़ लेंगे। बट अब ठीक सेम जगह नहीं खड़े हुए। इट इज समवेयर समथिंग लाइक स्टैंडिंग अपहिल, आप यहाँ खड़े हैं। तो इस सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन करने में भी आपको एनर्जी लग रही है। बीमारी अपनी पेस पे ग्रेजुअली बढ़ रही है। हो सकता है आप अभी कीमो झेलने की क्षमता में हो और आगे कीमो झेलने की क्षमता में ना हो, और तब आपने ये मौका भी खो दिया, वो मौका भी खो दिया। एंड कोई कितनी भी मेहनत करे, आई एम श्योर देयर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में कई बार वो ट्रस्ट नहीं बन पाता स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेटिंग्स, जिसकी वजह से वो उस रूट को लेते हैं। इन प्राइवेट सेटिंग द वेटिंग टाइम्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि उन्हें लगे कि यार हम वेट करते करते ही ये इलाज। दीज आर ऑल रियल इश्यूज। इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को ब्लेम करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि शॉर्टकमिंग हमारे साइड से भी है। या तो हम ट्रस्ट नहीं जनरेट कर पाए, या हम एक ऐसे सिस्टम में थे जहाँ पे समवन एज नीडी एज अ कैंसर पेशेंट कुड नॉट रीच ट्रीटमेंट ऑन टाइम। तो ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। बट यस, देयर आर पीपल जो अपने आसपास के लोगों की ये पुराने एक्सपीरियंसेस सुन के डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे रहते हैं, या परहैप्स अपने जूनियर या फिर अपने से छोटे लोग जो उनके हैं फैमिली में, उनको एनफोर्स करते हैं कि आप ट्रीटमेंट लो, स्पेशली व्हेन इट इज अ क्यूरेटिव सेटिंग। दैट इज रॉन्ग। तो बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर प्रफुल्ल ने दी कि कैंसर में डिले करना बीमारी बढ़ाना है। अगर आपका डॉक्टर, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका ऑन्कोसर्जन आपको रिएश्योर कर रहा है कि ये क्योर हो सकता है इतने %, देखिए रिस्क तो हर जगह होता है, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो भी रिस्क है, लेकिन अगर वो आपको रिएश्योर कर रहा है कि हाँ ये काफ़ी हद तक कंट्रोल, क्योर या इवन स्लो हो सकता है, तो उसमें डिले ना करें, इस तरह की थेरेपीज़ पे ना जाए जिनका कोई एविडेंस नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर प्रफुल्ल, आज बहुत अच्छी जानकारी आपने बहुत सरल और बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को दी, और मुझे लगता है कि इससे हमारे इस सोसाइटी में और जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो काफ़ी हद तक उनका माइंडसेट और क्लियर होगा, कैंसर के बारे में मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे, एडवांसेस के बारे में पता चलेगा। इस स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर प्रफुल्ल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।